तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक क्लास आपको शाम में 8 बजे मिलता है। ठीक है, शाम में 8 बजे मिलता है। कल संडे था दोस्तों, इसी कारण से क्लास आपका बंद था, लेकिन दोस्तों आपको प्रतिदिन 8 बजे क्लासेस मिलती है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि प्रत्येक क्लास में हम लोग 15 एमसीक्यू करते हैं। वो को दिखाने के लिए होता है कि 15 एमसीक्यू कर लें, मगर जब क्लासेज स्टार्ट होती है तो बहुत सारे एमसीक्यू को करते हैं, जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जो लोग हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि 15 केवल दिखाने के लिए, मगर जैसे ही क्लासेज स्टार्ट होती है 15 का कम से कम तो 20 से 25 हो जाता है। बहुत सारी नॉलेज मिलती है इस प्रत्येक क्लास में, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास और नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार तेजी से आप सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार फिर से तेजी से लिंक को शेयर कर दें, ताकि जो लोग स्टूडेंट छूट रहे हैं वो लोग आ जाएंगे और हमारे साथ इस लाइव क्लास का आनंद उठाएंगे। और दोस्तों, जो पिछला क्लास हुआ था हिंदी का, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी लोग 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लाए हैं। 15/15, 14/15, इतना मार्क्स बहुत सारे विद्यार्थी लोग लाए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप सब लोग मेहनत करिए और इसमें भी आप लोग कोशिश करिए कि 15 आउट ऑफ 15 लाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। रेडी हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग रेडी हो जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है निम्न में से कौन सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। देखिए यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए है बल, बी है कार्य, सी है संवेग और डी है त्वरण। देखिए कौन अदिश राशि है दोस्तों, जबरदस्त ट्रिक है इसका याद रखने के लिए, अदिश राशि और सदिश राशि। मैं बताऊंगा, पहले आप लोग उत्तर बता दो। 2020 के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों कि अदिश राशि और सदिश राशि को कैसे याद किया जाए। वही ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा। ट्रिक क्या ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो चलिए इसका राइट आंसर मिलाइएगा सभी लोग। जो लोग उत्तर कर रहे हैं उनका राइट आंसर मिलाना। जो लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बहुत अच्छा, उनका राइट है कार्य होगा। ठीक है, अदिश राशि कह रहे हैं ना भैया। अदिश राशि पहले किसको कहते हैं इसको समझ लो, है ना। जिसमें दोस्तों परिणाम हो, ठीक है, वैसी राशि जिसका परिणाम हो दिशा नहीं हो। ठीक है, दिशा नहीं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और वैसी राशि जिसमें दिशा, परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। 2 गो राशि होती है, आप लोग याद रखना। अब देखिए बल में भी सदिश राशि है, संवेग में सदिश राशि और त्वरण भी सदिश राशि है। बचा कौन, कार्य अदिश राशि है। सर अदिश राशि को कैसे पहचाने, थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए। देखिए एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या ट्रिक है दोस्तों, उस आर्द्रता को चाबी दो। देखिए उस आर्द्रता को चाबी दो, ये किसका ट्रिक है, तो अदिश राशि का चाबी दो। अब देखिए सब वर्ड से दोस्तों आपको एक यूनिट बनेगा। जैसे ऊ से हो जाएगा उष्मा, स से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द से हो जाएगा द्रव्यमान, त से हो जाएगा तापमान। उसी तरीके से क से भी होगा, जैसे क से कार्य, यहाँ पे आ गया ना कार्य। च से हो जाएगा चाल, बी से होगा विद्युत, 2 से हो जाएगा क्या होगा, लेकिन जरूर होगा। ठीक है, याद रखना है ना, जबरदस्त ट्रिक। अब सर सदिश राशि के लिए बता दीजिए। सुनिए दोस्तों, आप सब लोग सदिश राशि को भी सुन लो एक बार, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा अदिश राशि सदिश राशि चुनने के लिए, तो आपको ये वाला याद रहेगा ट्रिक। तो आप लोग ऐसे उस विषुवत बल, ठीक है, क्या याद रखिएगा, विषुवत बल। यहाँ पे देखे विषुवत बल, ठीक है, विषुवत बल। बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदिश राशि। वी से हो जाएगा विस्थापन, विषु से क्या हो जाएगा विस्थापन, व से हो जाएगा वेग, त से हो जाएगा त्वरण। ये मेनली रूप से आता है, तो इन सभी को याद रहेगा क्या, विषुवत बल। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए अगला क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि न्यूमेरिकल है। कहता है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, कोई अचर बल यानी कि बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल को ना ही बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है। 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में
0.08 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम क्या होगा। आप सभी को बल पूछ रहा है दोस्तों, बल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो आपको द्रव्यमान दे दिया और साथ ही दोस्तों त्वरण दे दिया है, तो आपको बल पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है 0.048 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 0 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है 48 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है 0.08 न्यूटन। देखिए बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप सभी लोग बढ़िया से उत्तर करिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, जल्दी से आप सभी लोग बना करके आंसर करो, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे देखना क्या होगा। देखिए बल बराबर, सभी लोग मिलाइएगा, जो लोग उत्तर कर रहे हैं वो लोग मिलाना। देखना यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाली बातें, कॉन्सेप्ट समझना। देखो बल बराबर आप लोग एफ बराबर फॉर्मूला जानते होंगे एम ए, कौन सा नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम से। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, जहां m बराबर क्या होता है द्रव्यमान और a बराबर क्या होता है त्वरण। तो ये दोनों तो आपको दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, आपका बल निकल जाएगा। तो गुना कैसे होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6/10 गुने 8/100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 छक 48, यहाँ पे आ जाओ, 8 छक 48 बटा में के गो हजार। अब इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर देंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.0। ठीक है, 2 अंक हो गया ना, 2 अंक के बाद तो करेगा, फिर एक और 0 है तो एक और 0 लगा दिया, 48 न्यूटन, यानी कि इतना बल लगा 0.048। और ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसी तरीके से आपका पैरामेडिकल में पूछता है, न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग रेडी रहे। 2020 में न्यूमेरिकल उतना नहीं आया हुआ था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम लोग सब क्वेश्चन को करेंगे, थ्योरी भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए जल्दी से दोस्तों। जो लोग लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे कहता है, पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। पनडुब्बी आप लोग जानते होंगे दोस्तों, उसका अभिकल्पना किस सिद्धांत में होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन का, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज का, ऑप्शन नंबर डी है पास्कल का। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आसानी से बता सकते हो। जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ना तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, तो फटाफट आप सभी लोग उत्तर करिए। तो चलिए यहां से मिलाइएगा सभी लोग, पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। पनडुब्बी दोस्तों कहाँ रहता है, पानी के अंदर, और पानी के अंदर किसने नियम दिया था, तो आर्किमिडीज ने नियम दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पनडुब्बी का कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है पनडुब्बी की अभिकल्पना में। ठीक है, जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता था, आप लोगों को पता है, कोई भी वस्तु यदि पानी में जाता है ना, जैसे कि हम ही लोग पानी में जाते हैं तो एक पानी के द्वारा बल लगाता है पानी में, जब भी आप लोग डुबकी करिएगा ना तो ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रहिएगा, बाहर फेंक देगा पानी, तो वही जो होता है उपलावन बल। ठीक है, उपलावन बल हमारे शरीर पर फोर्स करता है पानी के अंदर ही। ठीक है, या कोई भी पानी आप लोग लीजिएगा, पानी में कोई भी कितना भी भारी वस्तु रहे, आप लोग आसानी से उसको एक उंगली से टांग सकते हो, इतना हल्का हो जाता है। ठीक है, तो वही इनके ही नियम के द्वारा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 20 ग्राम की कोई गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से छूटती है तो गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए 20 ग्राम की कोई गोली और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छूट गया है, यानी जा रहा है गोली, तो उस गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी 49 जूल, ऑप्शन नंबर सी 20 जूल, ऑप्शन नंबर डी है 200 जूल। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आप लोगों को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हाफ mv²। अब बता दो गतिज ऊर्जा हो गया, फॉर्मूला पे आंसर पुट कर दो, आपका मिल जाएगा। तो चलिए देखिए सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे मिलाते चलिएगा और समझते जाइएगा। क्या कहता है, हाफ है ना भैया, हाफ m यानी कि द्रव्यमान कितना 20 ग्राम, और ग्राम को हम लोग क्या करेंगे केजी में करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, गुना मीटर पर वेलोसिटी 2 गो रहेगा तो 2 गो का यानी कि 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, ये कितना बार जाएगा 10 बार, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 जूल। ठीक है,
1 जूल बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा का ना भैया, ऊर्जा जूल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 1 जूल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी बन गया, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए भौतिक वाला में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे उनका राइट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, सुनने वाला। ऑप्शन नंबर ए है 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 200 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 2000 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी है 20 हर्ट्ज से कम। अब श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, यानी परास कितना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सभी लोग उत्तर मिलाइएगा दोस्तों। अब श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम। कितना याद रखिएगा आप सभी लोग, 20 हर्ट्ज से कम। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उनका राइट है, ठीक है। सभी लोग मिलाते भी चलिएगा जो लोग उत्तर कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। और दोस्तों अभी तक से आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए तो यार लाइक और शेयर बनता है, और जो लोग चैनल पर नए हैं पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको प्रत्येक क्लास साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किया था। ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट बॉयल ने, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी है प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए, सही आंसर बताइएगा। देखिएगा सभी लोग सही बताइएगा, ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है। 11th में इस चैप्टर को पढ़ना था और 9th में भी पढ़ना था। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम जो दिए थे वो थे प्राउस्ट वैज्ञानिक जो दिए थे, ठीक है। याद रखिएगा किन्होंने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था दोस्तों। और कब दिया था, तो 1789 ईस्वी में दिया था। कब याद रखिएगा, 1789 ईस्वी में स्थिर अनुपात का नियम आया था, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपके पास एक एग्जाम में और भी पूछा जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, ठीक है। गुणित, ठीक है, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था, कौन किए थे, इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, जॉन डाल्टन ने। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिनको नहीं पता वो लोग याद कर लीजिए, जिनको पता है वो लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या था दोस्तों और कब किया था, तो 1803 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रख लीजिए, 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम कहा था। अब देखिए जो जॉन डाल्टन थे दोस्तों, इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या कहेगा, तो परमाणु के, ठीक है, परमाणु के जो प्रथम रचनाकार हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, परमाणुवाद किन्हें कहा जाता है, ठीक है, परमाणुवाद किन्हें कहा जाता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है जॉन डाल्टन को। इनको इसलिए कहा जाता है दोस्तों, डाल्टन का परमाणुवाद, ठीक है, इनका याद है डाल्टन का, समझिएगा बढ़िया से, परमाणुवाद, ठीक है। डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया। एक था सर्वप्रथम किन्होंने दिया था, तो थेल्स ने दिया था, ठीक है। लेकिन थेल्स ने नहीं, लेकिन बढ़िया से डिटेल में जो बताएं दोस्तों वो डाल्टन जी ने बताए थे। वो 1808 ईस्वी में बताए थे, ठीक है। कब बताए थे, 1808 ईस्वी में बताए थे। जिनका इनका जो बताए थे, प्रतिपादन किए थे जो सिद्धांत का, तो इनको सिद्धांत को डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 1808 ईस्वी में दिए थे, और इनको परमाणु का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि परमाणु का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डाल्टन को कहा जाता है, याद रखिएगा। उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए फटाफट। देखिए ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 2। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखिएगा, सभी लोग मिलाइएगा। देखिए परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होती है, यानी पेज
पेज कह सकते हो। Z जहाँ परमाणु संख्या, E जहाँ इलेक्ट्रॉन है, P जहाँ प्रोटॉन है। तो परमाणु संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पूछे या प्रोटॉन पूछे या परमाणु संख्या पूछे तो आपको जो तीनों आपस में बराबर होते हैं, कोई भी आपको आंसर दिया रहे तो उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके समान होते हैं? ऑप्शन नंबर ए H परमाणु के, ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरण के, ऑप्शन नंबर सी है बीटा किरण के, ऑप्शन नंबर डी है गामा किरण के। फटाफट आंसर बताइए। आप लोग ज्यादा समय नहीं लीजिए आंसर पे। अब क्वेश्चन जो आएगा थ्योरी बेस आएगा, तो उस पर आपको ज्यादा समय नहीं लेना, जो समय लेना था वो न्यूमेरिकल पे लेना था। तो चलिए यहाँ पे देखिए आंसर, इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो समान होता है बीटा किरण के, यानी ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, ठीक है, बीटा किरण। अब देखिए बीटा किरण दोस्तों नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखिएगा, और अल्फा किरण होता है जो हीलियम का नाभिक होता है, और नाभिक हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि अल्फा किरण पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है, और गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बीटा किरण का तो इन दिनों का मीडियम में होता है, बीच में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, याद रखिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो एक आयन बनता है जिस पर आवेश रहेगा। देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिएगा। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो एक आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 + 2, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी है +1, ऑप्शन नंबर डी है -1। अब देखिए जो समझिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तब, मान लीजिए कि ये पहले परमाणु था जिसमें इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब ये परमाणु है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन खो गया। मान लीजिए, देखिए कभी भी मैंने बताया ना अभी फार्मूला में कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। मान लीजिए इसमें 20 गो है। ठीक है, तो इसमें 20 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा और 20 में प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, अब एक गो इलेक्ट्रॉन खो दिया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अभी न्यूट्रल है, 20-20 से न्यूट्रल है। अब क्या कर दिया, इसमें 19 गो इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 20 गो प्रोटॉन हो गया, तो यानी प्लस और माइनस। तो देखो अब यहाँ पर सोचो किसका ज़्यादा संख्या है, आप ही लोग बताओ किसका ज़्यादा संख्या है? प्रोटॉन का। तो क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज कौन सा हो जाएगा? प्लस का। और के गो घटाया जा रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घटाया जा रहा है, तो 19 गो, यानी कि ए गो बढ़ जाएगा प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए गो प्लस वाला बढ़ जाएगा, जिस पर आवेश क्या रहता है? एक आयन बनता है, एक आयन बनता है। एक आयन मतलब एक ही हो ना, जिस पर कौन सा चार्ज होगा? हमेशा एक ही प्लस चार्ज होगा। प्रोटॉन है ना भैया, तो प्रोटॉन हमेशा प्लस चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो एगो कम कर दिए हैं। अभी दोनों उदासीन था, जैसे ही एगो कोई कम कर, अगर प्रोटॉन को कम कर देते ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को इस तरीके से समझना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग, ऑप्शन नंबर बी है एक साथ ही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होता है। ठीक है, अवकरण, यहाँ पे अवकारण लिखा गया है, अवकरण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों जो कि ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अवकरण भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों साथ में या अलग अलग? तो आप सभी को याद रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए अब सर कहेंगे सर अलग अलग भी तो होता है, साथ में भी होता है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण साथ में भी होता है। अलग अलग तो सब चीज़ में पॉसिबल है, लेकिन साथ में हर जगह पॉसिबल नहीं है। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होगा तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, रेडॉक्स, याद रखिए कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ में होता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बताया दोस्तों उनका राइट है। बहुत अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, लड़का पैदा होगा जब, ऑप्शन नंबर ए है XX गुण सूत्र होगा, या बी कहता है XXX गुण सूत्र होगा, या सी कहता है XY गुण सूत्र होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है YY गुण सूत्र होगा।
कौन सा गुणसूत्र होगा दोस्तों कि लड़का पैदा होगा? ये अनुवांशिक का क्वेश्चन है, ठीक है, अनुवांशिक जो चैप्टर है उसमें का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर, जब लड़का पैदा होगा ना तब एक्स और वाई का जब मेल होगा तभी जा करके लड़का पैदा होगा। जब एक्स एक्स हो जाएगा ना तब क्या होगा? लड़की होगा। याद रखिए जब एक्स एक्स रहेगा क्या होगा? लड़की होगा, सॉरी यहाँ पे लड़की, ठीक है। जब एक्स वाई रहेगा तो लड़का होगा। और आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स क्या, तो देखिए लड़का और लड़की, जो लड़का होगा या लड़की होगा ये किस पे डिपेंड करता है मालूम है? ये किन पे? पुरुष पे डिपेंड करता है, ठीक है, पुरुष पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके देखिए जो औरत होती है उनके पास केवल एक्स एक्स होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ इनके पास डिपेंडेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे वाई पे जो डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अगर यहाँ पे एक्स आ गया तो एक्स एक्स लड़की कर देगा, अगर एक्स वाई रहेगा तो ये लड़का कर देगा। तो किन पे डिपेंड है? ये आपका क्या होगा? स्त्री का हो जाएगा, यहाँ पे ये स्त्री का हो जाएगा। जो एक्स और वाई होता है ये क्या होता है? बॉयज लोग का होता है, यानी लड़के लोग का होता है, पुरुष लोग का। अब देखिए जब इनका जब मिलेगा एक्स एक्स के साथ मिलेगा तब लड़की हो जाएगा, जब वाई और एक्स मिलेगा तब जाकर के लड़का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बनता है, दोनों का बराबर चांस बनता है। जब ये इसके साथ मिलेगा ये इसके साथ मिलेगा तो 2 टाइम्स लड़की होगा, जब ये इसके साथ मिलेगा ये इसके साथ मिलेगा तो 2 टाइम्स लड़का होगा, ठीक है। तो दोनों का बराबर चांस बनता है। जो फुल्ली डिपेंडेंट किसके पास है दोस्तों कि लड़का होगा या लड़की होगा? वो लड़के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, और यानी स्त्री पर कोई डिपेंडेंट नहीं है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मच्छर द्वारा फैलाने वाला रोग है। मच्छर द्वारा फैलाने वाला रोग कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है डेंगू ज्वर, ऑप्शन नंबर सी है पीत ज्वर, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। क्या होगा? फटाफट आप सभी लोग उत्तर करिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है दोस्तों ये सभी। देखिए मलेरिया भी, आप लोग इस रोग से भली भांति परिचित होंगे, मलेरिया और डेंगू से। अब दोस्तों आप लोग को ये डाउट होगा कि ये पीत ज्वर होता क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिए ये भी मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी, ठीक है, एडीज इजिप्टी के मच्छर के काटने से होता है। और ये दोस्तों जो मच्छर रहता है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ये पीला बुखार होता है इसके कारण, ठीक है, इसके कारण पीला बुखार होता है। तो जो लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। जो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए गले में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी है वक्ष में, ऑप्शन नंबर डी है उदर में। जल्दी से बताइए। तो चलिए देखिए जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलाइएगा जो लोग बता रहे हैं। देखिए मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि वो कहाँ पाई जाती है? तो वो मस्तिष्क में। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा, ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रख लीजिए जिनको नहीं पता है। और ये जो इसका आकार होता है दोस्तों ये मटर के जैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, क्या मटर के जैसा गोल होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोशिका के समूह को कहा जाता है। जल्दी से आंसर बताइए। तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? जब मैंने बायोलॉजी का नोट्स दिया था ना उसमें ये सब नोट्स आपको मिला हुआ होगा, जैसे उत्तक, अंग, अंगतंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप सभी लोग उत्तर। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बहुत अच्छा, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उत्तक कहते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है। कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तक कहते हैं। और कब और किसने कहाँ खोज हुआ, किस चीज़ की खोज हुआ, सब आपको नोट्स में डिटेल दे दिया हूँ मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? फटाफट आंसर बताइए तो इस लास्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर सी है पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी है एड्रिनल। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा।